सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम कर रहे थे रस से संबंधित व्युत्पन्न क्लासेज। रस से संबंधित हमने रस के भेद अब पढ़ेंगे और इसके रस क्या होता है, रस के अवयव, रस किस किस से बनता है, हमें रस की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है हमारे अंदर, उसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ा दिया आपको। आज हम पढ़ेंगे रस के भेद। ठीक है, रस के भेद कौन से होते हैं? तो देखिए, रस के भेद वैसे तो 9 माने जाते हैं, लेकिन रस के भेद वर्तमान में 11 हैं। ठीक है, रस कितने हैं? 11। आज हम पहला रस पढ़ेंगे श्रृंगार रस। देखिए, श्रृंग का अर्थ होता है काम, जिसे वासना भी कहा जाता है, और आर का अर्थ होता है वृद्धि, यानी काम वासना को वृद्धि करने वाला तत्व ही श्रृंगार रस कहलाता है। काम वासना में वृद्धि करने वाला तत्व ही श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस का वर्ण है श्याम, देवता है इसके विष्णु भगवान। आपसे पूछा जा सकता है कि जो श्रृंगार रस है इसका वर्ण क्या है, तो आप बताएंगे श्याम, और इसके देवता कौन है, तो देवता है विष्णु भगवान। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा जाता है, और श्रृंगार रस को रसराज व रसपति कहने वाले थे आचार्य भोज। कौन थे? आचार्य भोज। इस बात को भी आप याद रखेंगे। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहने वाले थे आचार्य भोज। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार को संभोग भी कहा जाता है। वियोग श्रृंगार को विप्रलभ श्रृंगार भी कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे कि संयोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है, तो संभोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है, तो विप्रलभ श्रृंगार है। ठीक है, देखिए संयोग श्रृंगार कहाँ पे होता है? संयोग श्रृंगार को संभोग श्रृंगार भी कहते हैं। जब किसी नाटक या कविता में नायक और नायिका के मिलन का स्पर्श, आलिंगन और वार्तालाप का वर्णन होता है, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार कहाँ पे होता है? संयोग श्रृंगार को संभोग श्रृंगार भी कहा जाता है। जब किसी नाटक, कविता, नाटक हो, कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, जिसमें नायक और नायिका का मिलन हो, स्पर्श हो, आलिंगन हो, अच्छा अच्छी उनकी वार्तालाप हो, बातचीत हो, जब वहाँ पे इनका वर्णन होता है, वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार कहाँ पे होगा? संयोग श्रृंगार कहाँ पे होगा? जहाँ पे स्पर्श हो, मिलन हो, आलिंगन हो, वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार कहाँ पे होता है? जब किसी नाटक में या उपन्यास में, कहानी में नायक नायिका के मिलन में बाधा उत्पन्न होती हो, उस स्थिति में वियोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार को किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है विप्रलभ श्रृंगार। ये क्वेश्चन आया हुआ है। वियोग का मतलब होता है पछतावा या बिछड़ने का दुख। वियोग श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सॉरी। नायक नायिका के बिछड़ने के विरह का वर्णन किया जाता है। नायक नायिका के बिछड़ने का विरह हो, जिसमें दुख हो, पश्चाताप की अग्नि हो, बाधा हो, वहां पे वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, आगे देखिए, वियोग श्रृंगार के रूप या कारण पूछे जा सकते हैं। तो वियोग श्रृंगार है वो 3 प्रकार से होता है: पूर्वानुराग, मान या प्रवास। क्या है? पूर्वानुराग, मान या प्रवास। वियोग श्रृंगार के कितने रूप होते हैं? तो 3 रूप होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, अगर गहनता से यूजीसी नेट जेआरएफ में गहनता से क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि वियोग श्रृंगार है, इसके कितने रूप होते हैं? तो इनके होते हैं रूप 3। कौन कौन से? पूर्वानुराग, मान और प्रवास। ठीक है, देखिए, पूर्वानुराग किसे कहा जाता है ये भी बता देते हैं। पूर्वानुराग कहाँ पे होता है? मिलने से पहले का प्रेम। जो नायक नायिका एक दूसरे से मिलते हैं, उससे जो पहले का प्रेम होता है अथवा उनका आकर्षण, मिलने से पहले। पूर्वानुराग क्या होता है? पूर्व अनुराग। पूर्व का मतलब होता है पहले, अनुराग मतलब मिलने की चाह है।
उनके प्रति अपनत्व, प्रेम भाव वो। तो पूर्वानुराग क्या होता है? पूर्वानुराग होता है जो प्रेमी प्रेमिका या फिर नायक नायिका एक दूसरे से मिलते हैं, मिलने से पहले का प्रेम अथवा आकर्षण पूर्वानुराग कहलाता है। इसमें नायक नायिका के मन में परस्पर मिलने की उत्कंठा बनी रहती है। मिलने की जो मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है, मिलने से पहले उनमें जो मन में भावनाएं उठती हैं, उत्कंठताएं उठती हैं, वो क्या होता है? पूर्वानुराग। ठीक है। फिर होता है मान। मान क्या होता है? मिलन, मतलब मिलने के बाद में जब किसी कारण विशेष से नायक नायिका रूठ जाते हैं या बिछुड़ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? मान कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? मान कहलाता है। कब? जब नायक नायिका एक दूसरे से मिल लिए, मिलने के बाद में जब उनके बिछुड़ने की, यानी मिलने के बाद में वो अपने स्थान पे जाएगा, वो अपने स्थान पे जाएगा, तो वो स्थिति मान कहलाती है। प्रवास क्या होता है? मिलने के पश्चात जब वे किसी कारणवश अन्यत्र गमन कर जाते हैं, मतलब एक स्थान से वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वो उनका प्रवास कहलाता है। मतलब काफ़ी दिनों तक चले जाएंगे, वो नहीं मिलेंगे उनको, तो वो प्रवास कहलाता है। कि जैसे नायिका है, उसको छोड़कर नायिका विदेश चले जाना, ठीक है, ये होता है प्रवास। ठीक है। तो देखिए वियोग श्रृंगार किन किन कारणों से होता है? वियोग श्रृंगार कब कब होता है? तो पूर्वानुराग, यानी नायक नायिका से मिलने से पहले का अनुराग। मान क्या होता है? जब वो मिलने के बाद में जब अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं, वो मान। और प्रवास क्या होता है? जब नायिका के द्वारा नायक के द्वारा नायिका को छोड़कर विदेश चले जाना, वो प्रवास कहलाता है। ठीक है। तो याद रखेंगे वियोग श्रृंगार के रूप या कारण कौन कौन से होते हैं। ठीक है। उसके बाद में है आचार्यों ने, और आचार्यों ने भी किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वियोग की 10 दशाएं बताई हैं। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी ने वियोग की कितनी दशाएं बताई हैं? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने वियोग की 10 दशाएं बताई हैं। ठीक है। कौन कौन सी हैं? अभिलाषा, चिंता, स्मृति, उद्वेग, गुणकथन, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। अभिलाषा, चिंता, स्मृति, उद्वेग, गुणकथन, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण, ये सभी क्या हैं? वियोग की 10 दशाएं। ठीक है। अगला है हास्य रस। हास्य रस कौन सा होता है? देखिए, जो आपका पहले हमने कौन सा पढ़ा था? श्रृंगार रस। ठीक है। आगे हम पढ़ रहे हैं हास्य रस। विकृति आकार, प्रकार, वेशभूषा, वाणी तथा चेष्टाओं आदि को देखने से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। भानुदत्त ने कुतूहल उत्पन्न करने वाले विकृत वचन, देश और चेष्टा के दर्शन श्रवण से उत्पन्न होने वाले विनोदपूर्ण मनोविकार को हास कहा जाता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। विकृत आकृति, जिस प्रकार से हमारे गांव में हमें क्या बोलते हैं? हम उनको भांड बोलते हैं, जो मतलब भांति भांति की ड्रेसेस पहन के अपना हुलिया चेंज करके वो हमारे गांव में घर घर जाकर वो अपनी अलग अलग कलाकृतियाँ दिखाते हैं। तो वो क्या होता है? उसको देखकर हमें हंसी आती है। कभी वो कुम्हारी का भेष धारण करता है, कभी लोहारी का भेष धारण करता है, कभी गुरु शिष्य का भेष धारण करता है, कभी वो हनुमान जी बन के आता है, तो कभी कुछ बन के आता है। तो वो क्या होता है कि हमारी भांति भांति की वो विकृति है। जिस प्रकार से हम 5-7 लोग बैठे होते हैं तो गप्पे शप्पे मारते रहते हैं, तो हमें हंसने वाली जो बात हमारे सामने आ जाती है। तो ये देखिए वाणी। ठीक है। चेष्टाएं, जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, कितनी कलाकृतियां करते रहते हैं, है ना? ऐसे मतलब छोटा बच्चा, क्या बोलते हैं कि छोटा बच्चा 100 व्यक्तियों को हंसा सकता है। तो उसकी कलाकृतियां देखकर हम छोटे बच्चे की हम हंसते रहते हैं, तो वहाँ पे हमारे हास्य रस उत्पन्न होता है। ठीक है। हास्य रस के 2 प्रकार होते हैं। देखिए, हास्य रस के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। आत्मस्थ, जो हम मन में सोचकर स्वयं ही हंसी महसूस कर लेते हैं, और परस्थ, मतलब दूसरों की बातें सुनकर हमें हंसी आना, हास्य रस हमारे उत्पन्न होता। ठीक है। आत्मस्थ हास्य केवल हास्य के विषय को देखने मात्र से उत्पन्न होता है, जबकि परस्थ हास्य दूसरों को हंसते हुए देखकर उसमें प्रकट होता है। हास्य की न्यूनता और अधिकता की दृष्टि से 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? हास्य की न्यूनता और अधिकता की दृष्टि से हास्य के 6 भेद होते हैं। स्मित,
हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित, अतिहसित और अट्ठास। अतिहसित को ही क्या बोलते हैं? अट्ठास, यानी जोर से हम ठ ठा लगाकर हंसना। ठीक है, तो स्मित क्या होता है? स्मित ये होता है एक अत्यंत शिष्ट हास्य होता है। ये उत्तम प्रकृति और सभ्य व शालीन व्यक्तियों में पाया जाता है। इसे मुस्कुराहट भी कहा जाता है। स्मित मतलब हल्के से मुस्कुराना। ठीक है, स्मित क्या होता है? हल्के से मुस्कुराना। आपसे पूछा जा सकता है, देखिए विहसित, ये पीछे किसी क्लास किसी परीक्षा में आया हुआ है, तो आप याद रखेंगे हास्य की न्यूनता और अधिकता पर कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित और अति हसित। तो स्मित क्या होता है? स्मित होता है धीरे से हंसना। ठीक है, जिसे हम मुस्कुराहट कहते हैं। किसी देख को सामने से किसी देख कर हम सामने से थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, वो होता है स्मित। और ये किस में होता है? सभ्य और शिष्ट जो व्यक्ति होते हैं उनमें पाई जाती है ये स्मित वाली भावना। हसित क्या होता है? हसित होता है ये उत्तम प्रकृति वाले शिष्ट जन का हास्य है। इसमें क्या होता है? स्मित की क्रियाओं के साथ साथ हंसने वाले के दांत भी कुछ सीमा तक ही दिखाई देते हैं। यानी एक तो मुस्कुराना, जो मुंह नहीं खोलना। इसमें हसित में क्या होता है? थोड़ा सा मुंह खुला रहता है, थोड़े से दांत दिखाई देते हैं, ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं, और थोड़ा सा हंसना होता है। विहसित, विहसित क्या होता है? ये मध्यम प्रकृति, जो मध्यम प्रकृति के लोग होते हैं उनमें पाया जाता है ये कौन सा? विहसित। और इसमें क्या होता है? इसमें स्मित और हसित क्रियाएं तो रहती ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ मधुर शब्द भी मुंह से निकलने लगते हैं। ठीक है, विहसित होता है, इसमें स्मित और हसित है, इसकी भावनाएं होती हैं, ये मिलाकर होता है स्मित और जो स्मित और हसित है ये मिलकर क्या बनता है? विहसित। इसके साथ में कुछ मधुर वचन भी होते हैं, मीठी मीठी वाणियां भी होती हैं। अगला होता है अवहसित। इसका संबंध भी मध्यम श्रेणी से आता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तम श्रेणी का जो हास्य के भेद हैं उनमें कौन कौन से हैं? तो उत्तम श्रेणी में स्मित और हसित आएंगे, मध्यम श्रेणी में विहसित और क्या आएगा? अवहसित आएगा। ठीक है, तो देखिए जो अवहसित है ये भी मध्यम श्रेणी का हास्य है। इसमें क्या होता है? स्मित और अवहसित में क्या होता है? अवहसित में होता है इसमें मुख ध्वनि के साथ साथ हमारी देह भी हिलने लगती है। विहसित में क्या था? स्मित और हसित के साथ साथ मधुर वचन बोले जा रहे थे। और अपहसित में क्या हो जाता है? अपहसित में हो जाता है स्मित और हसित के साथ साथ हमारी देह भी हिलने लगती है। अगला है अपहसित। अपहसित होता है ये निम्न प्रकृति का हास्य होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? आवाज़ बहुत तेजी होती है और तेज बहुत ऊंची होती है और तेज भी होती है। ठीक है, अपहसित में क्या होता है? आवाज़ बहुत ऊंची होती है और तेज भी होती है। उसके बाद में आपका अति हसित। अति हसित ये अपहसित निम्न श्रेणी का है। अति हसित या अट्ठास बोलते हैं जिसे, ये निकृष्ट श्रेणी के व्यक्तियों का हास्य है। निकृष्ट मतलब निकम्मे लोग होते हैं जो उठपटांग बातें करते रहते हैं, जोर जोर से हंसते रहते हैं, हाथ पर पटकते रहते हैं, ये होता है निकृष्ट श्रेणी का हंसी। ठीक है, निकृष्ट श्रेणी की क्या होती है? हंसी होती है। तो याद रखेंगे स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित और अतिहसित। दोबारा बता देती हूँ, जो स्मित और हसित है ये उच्च श्रेणी का है, उत्तम व्यक्तियों का है। विहसित और अपहसित मतलब मध्यम श्रेणी के लोगों का है। अपहसित निम्न श्रेणी का है। जो अतिहसित और अट्ठास है ये क्या होता है? ये निकृष्ट लोगों की का हास्य रस है। ठीक है, अगला है करुण रस। करुण रस क्या होता है? देखिए करुण रस होता है प्रिय व्यक्ति अथवा इष्ट वस्तु के विनाश के कारण हृदय में जो विषाद अथवा शोक स्थायी भाव उत्पन्न होता है वहां पर करुण रस होता है। जहां से हमारा प्रिय या हमारी जो इष्ट वस्तु है उसका विनाश हो जाए। ठीक है, तो वहां पे कौन सा होता है? करुण रस उत्पन्न होता है। वह अपने अनुकूल विभाव आदि का सहयोग पाकर करुण रस के रूप में परिणत हो जाता है। इष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति, प्रेम पात्र का चिर वियोग, अर्थ हानि आदि से जहाँ पर शोक भाव की परिपुष्टि होती है वहाँ पर करुण रस होता है। और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखेंगे करुण रस कहाँ पे होगा? तो करुण रस वहाँ पे होगा जो आपके प्रिय व्यक्ति या आपके जो इष्ट वस्तु होती है उसका विनाश हो जाता है, जिसके कारण आपके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, शोक, विषाद ये उत्पन्न होते हैं स्थायी भाव, वहाँ पे करुण रस की प्राप्ति होती है। ठीक है,
जिस प्रकार से आपके प्रियजन का निधन हो जाए, इष्ट वस्तु का विनाश हो जाए, ठीक है, आपने कोई हृदय विदारक घटना देख ली, दृश्य देख लिया, शव का अवलोकन देख लिया, अपने मृत प्रियजन से संबंधित वस्तुएं देख ली, तो आपके मन में शोक भाव उत्पन्न होगा, ठीक है, वहां पे होगा आपका करुण रस। रौद्र रस कहाँ पे होता है? तो देखिए, जो रौद्र रस है इसका वर्ण तो होता है लाल। रौद्र रस, गुस्से में आदमी कैसा हो जाता है? तो लाल। देवता है इनके रौद्र से रुद्र, और स्थायी भाव होता है इसका क्रोध, ठीक है। विरोधी पक्ष द्वारा किसी मनुष्य, देश, समाज या धर्म का अपकार अथवा अपमान करने से उनके प्रतिरोध में जो क्रोध का भाव पैदा होता है, वहां पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है, ठीक है। इनमें समझने वाली कोई बातें हैं नहीं, आप जो कोई कथन आएगा उसको देखकर ही आप समझ जाएंगे। देखती हूँ मैं कोई कथन है तो। देखिए, रौद्र से संबंधित उदाहरण है इसमें। बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी सरहद थी, बाण की बाय उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समृद्धि। रामहु बाम समेत पठे बन कोप में भार में भुजो बरबत थी, जो धनु हाथ गहे रघुनाथ जो आचू अनाथ करे दशरथी। ये केशवदास जी की पंक्तियां हैं। यहाँ पे परशुराम जी के हृदय में अवस्थित है क्रोध नामक स्थायी भाव, ठीक है। इसमें क्या होता है? परशुराम का रघुवंश को नाश करने की बात कहना है, ठीक है, और राम का शिव धनुष तोड़ना परशुराम के क्रोध का उद्दीपन है इसमें, ठीक है। अगला है वीर रस। वीर रस कहाँ पे होता है? वीर रस का होता है उत्साह है। उत्साह है संज्ञक स्थायी भाव, जब अपने अनुकूल विभाव आदि से संयुक्त होता है तो वहां पर वीर रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। आचार्यों के मतानुसार उत्साह है जब उस चित्तवृत्ति का नाम है जो कार्य के प्रारंभ में स्थिर था, सरंभ अर्थात शीघ्रता उत्पन्न करती है, उसे वीर रस कहा जाता है। वीर रस के 4 भेद होते हैं। वीर रस कौन से होते हैं? युद्ध वीर होते हैं, धर्मवीर होते हैं, दानवीर होते हैं और दयावीर होते हैं। और इनका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह है। आपसे पूछा जा सकता है कि वीर रस के कितने भेद होते हैं? तो 4, युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर और दयावीर। युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर और दयावीर, ठीक है। भयानक रस। भयानक रस क्या होता है? बलवान शत्रु अथवा भयानक वस्तु को देखकर जब मन में भय उत्पन्न होता है, वहां पर स्थायी भाव के अनुकूल विभाव आदि अवयव मिलकर भयानक रस की निष्पत्ति करते हैं और स्थायी भाव होता है इसका भय। किसी वस्तु को देखकर, आपने सामने शेर को देखा, आपने सामने अपने सांप को देखा, तो आपके मन में भय उत्पन्न होगा। वहीं पे क्या होता है? आपका स्थायी भाव भय उत्पन्न होता है और इसमें रस की उत्पत्ति होती है भयानक। अगला है विभत्स रस। विभत्स रस क्या होता है? और इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। घृणित वस्तुओं को देखने से उत्पन्न ग्लानि से विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। इस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है अथवा घृणा होता है। जुगुप्सा का भाव मन स्थिति पर निर्भर करता है। देखिए, आपने मरे हुए किसी को, मतलब पशु को देख लिया और उसको गिद्ध हैं वो नोच नोच कर खा रहे हैं, तो वो होता है विभत्स रस वहाँ पे, ठीक है। आपने किसी घृणित वस्तु को देखा है और वहाँ पे स्थायी भाव क्या होगा? जुगुप्सा पैदा होगी, ठीक है। फिर है अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या होता है? आश्चर्यजनक वस्तुओं, व्यक्तियों, विचित्र दृश्यों तथा अलौकिक चमत्कारी घटनाओं के दर्शन से चित्तवृत्ति में स्थित विस्मय नामक का जो स्थायी भाव पैदा होता है, उसके अनुकूल ही विभाव आदि उत्पन्न होते हैं, उसे अद्भुत रस कहा जाता है। और स्थायी भाव क्या है इसका? विस्मय है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। अगला है शांत रस। तत्व ज्ञान और वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति होती है। तत्व ज्ञान और वैराग्य मतलब भक्ति, जैसे हमारे भक्ति अलग रस हो गया। वैराग्य जो हमें किसी के सामने क्या होना पड़े, मतलब मजबूर ना होना पड़े, और हमारे वैराग्य क्या होता है? जैसे साधु संत होते हैं, वो वैराग्य मतलब सृष्टि से उनका कोई संबंध न रहना, सिर्फ भगवान से उनका संबंध रहना, वो होते हैं वैराग्य। तो इस प्रकार से तत्वज्ञान और वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव निर्वेद है, इसे सम भी कहा जाता है निर्वेद को, और जो अपने अनुरूप विभाव आदि से संयुक्त होकर शांत रस की उत्पत्ति करते हैं। शांत रस बिल्कुल एकदम शांति पैदा करना, ठीक है। अगला है भक्ति रस। भक्ति रस क्या होता है?
देवादि विषयक रति से भक्ति रस की निष्पत्ति मानी जाती है। कुछ आचार्य ने इसे शांत रस के अंतर्गत समाविष्ट किया है। देखिए, शांत रस के अंतर्गत ही आता है भक्ति रस। किंतु कतिपय विद्वान इस मान्यता से सहमत नहीं है। उनका मत है कि शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या सम होता है, जो कि ज्ञानपूर्ण विरक्ति से जुड़ा होता है, जबकि भक्ति ईश्वर विषयक रति से उत्पन्न होती है, जिसे परानुरुक्ति का नाम भी दिया जा सकता है। आगे वात्सल्य रस। वात्सल्य रस कौन सा होता है? माता पिता आदि के हृदय में स्थित वात्सल्य रति का नाम स्थायी भाव जब अपने अनुरूप विभाव आदि संयोग से परिपुष्ट होता है तो वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा कि सूरदास जी हैं, वो कृष्ण जी के बारे में जितना भी कुछ लिखते हैं वो वात्सल्य रस में लिखा जाता है। मतलब जो कृष्ण जी हैं उनके प्रति सूरदास जी का वात्सल्य रूप भाव है, वो अपने मतलब माता पिता तुल्य उनका वर्णन करते रहते हैं, बच्चे के समान। इसे स्वतंत्र रस मानने के विषय में सभी काव्य शास्त्री एक मत नहीं है। हिंदू काव्य रचनाओं में जिस प्रभुत मात्रा में इसका चित्रण हुआ है, उसके विचार से इसे स्वतंत्र रस भी माना जा सकता है। सूरदास आदि कृष्ण भक्तों ने बाल वर्णन और मातृ हृदय चित्रण इसी रस के अंतर्गत आने वाली रचनाओं में माने जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, इसी के साथ करते हम रस से संबंधित हमारी 3 क्लासें हो गई हैं, और इससे संबंधित जो 7 क्लासें की हमने क्वेश्चन आंसर की, तो 10 क्लासें हो जाएंगी। सभी एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।